नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में यूरोपीय कंपनियां और उसके बाद ब्रिटिश का विस्तार और उस ब्रिटिश के विस्तार में बंगाल और उसके बाद हमने कल मैसूर और आज जो हम मराठाओं को कवर करेंगे, है ना। मराठा जिस क्षेत्र को हम कह रहे हैं ये महाराष्ट्र पूना का क्षेत्र है। मराठाओं में शिवाजी से लेकर के और पेशवाओं तक का जो मामला है, क्योंकि हमें ब्रिटिश के साथ उनका संघर्ष पढ़ना है तो पेशवाओं का इतिहास यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन थोड़ा सा शिवाजी और उनके बाद जो शासक रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सी जानकारी कर लेते हैं। मराठा राज्य के जो संस्थापक हैं, जो फाउंडर हैं, शिवाजी। शिवाजी के बारे में यह है कि ये बीजापुर के शासक हैं, जो मध्यकाल में हम लोग बीजापुर, गोलकुंडा, बहमनी इस तरीके के साम्राज्य पढ़ते हैं। उसी क्रम में शिवाजी के जो फादर हैं वो उनके यहाँ पर जो हैं एक सामंत के तौर पर कार्य करते थे। शिवाजी ने उन राज्यों से स्वतंत्र होकर के एक मराठा राज्य की स्थापना की, तो वही शिवाजी और मराठा साम्राज्य का मामला शुरू होता है। शिवाजी के बारे में कुछ जानकारी है, जैसे इनका जो जन्म है 1627 ईडी में एक शिवनेर दुर्ग, इस किले का नाम ध्यान रखेंगे, शिवनेर दुर्ग, जहां शिवाजी का जन्म होता है। शिवाजी के दो पुत्र हैं, एक संभाजी और दूसरे राजाराम। संभाजी के आगे चल करके एक पुत्र हुए जिनको हम शाहू के नाम से जानते हैं, शाहू। बाद में शाहू के बाद ही पेशवाओं का पद आगे चलेगा। पेशवा दरअसल मराठाओं में प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था और ये पेशवा का पद जो है शाहू के शासनकाल में स्टार्ट शुरू होगा। शिवाजी के बारे में जैसे एक और बात ध्यान रख लेंगे, पुरंदर की संधि, क्योंकि शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की तो उसी क्रम में मराठा क्षेत्र का विस्तार भी किया और उसमें उन्होंने जो है मुगलों के कुछ क्षेत्रों को, कुछ बीजापुर के क्षेत्रों को कब्जा करने का प्रयास किया था। उसी क्रम में 1664 में, डेट ध्यान रखेंगे, 1664 में शिवाजी ने सूरत की लूट की थी, सूरत की लूट। और इसी सूरत की लूट की वजह से, क्योंकि ये सूरत जो है मुगलों का क्षेत्र हुआ करता था, मुगल बंदरगाह था, उसी क्रम में सूरत की लूट की तो फिर मुगलों के साथ इनका संघर्ष नजर आता है और उसी संघर्ष में एक संधि ध्यान रखेंगे शिवाजी से, पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि। ये संधि हो रही है शिवाजी और जयसिंह। 1665 का मामला है, पुरंदर की संधि। जयसिंह औरंगजेब की तरफ से है। इस संधि के माध्यम से यह हुआ कि शिवाजी के द्वारा जो क्षेत्र लूटे गए थे उन क्षेत्रों को वापस कर दिया गया और मुगलों के यहाँ पर शिवाजी और उनके बेटों को उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। बात यह हुई थी कि हम जो हैं शिवाजी के जो पुत्र हैं उनको जो है मुगल मनसबदार में एक पद भी दिया जाएगा। ठीक है। जब शिवाजी आगरा आते हैं तो इसी क्रम में शिवाजी को आगरा कैद भी किया गया था, औरंगजेब के साथ, औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को आगरा में कैद किया गया, लेकिन शिवाजी यहाँ से भागकर निकल जाते हैं। उसके बाद 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। 1680 में
शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु के बाद जो शासक के तौर पर हैं, कुछ समय के लिए संभाजी ने पद संभाला, लेकिन राजा राम और उनके बीच में थोड़ा संघर्ष भी हुआ। तो उसके बाद जो है औरंगजेब का इसी समय आक्रमण हुआ, जिसमें संभाजी की डेथ हो जाती है और शाहू को जो अरेस्ट कर लिया जाता है। औरंगजेब ने शाहू को अरेस्ट करके कैद कर लिया था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में ये जो शिवाजी के संभाजी के पुत्र हैं शाहू, इनको छोड़ दिया जाता है। फिर इनका राजा राम की पत्नी ताराबाई के साथ संघर्ष भी होता है। तो ये फाइनल जाकर के 1707 के बाद मराठों के शासक बनते हैं और ये शाहू के बाद ही पेशवा का पद शुरुआत किया जाता है, शाहू। और यहां से पेशवा पद की शुरुआत की जाती है। अब उस क्रम में जो है कुछ पेशवाओं के नाम हैं जो सीक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं। जो पहले पेशवा हैं बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ये मराठों में पहले पेशवा रहे हैं। इनको मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से शिवाजी ने मराठा राज्य का विस्तार किया, उसी क्रम में इन्होंने भी मराठा राज्य का विस्तार किया। मुगलों की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर उन्होंने उसकी राजनीति में हस्तक्षेप किया और मुगलों से चौथ प्राप्त करने का अधिकार भी ले लिया था। तो इनके थोड़े से काम ठीक रहे, इसी वजह से इनको मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जा रहा है। ये 1713 से लेकर के 1720 तक पेशवा के पद पर रहे हैं और इसी क्रम में पेशवा के पद पर बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम या बाजीराव फर्स्ट, ये पेशवा के पद पर आते हैं। इन्होंने बुंदेलखंड के शासक जो हैं छत्रसाल के साथ संधि समझौता किया था। उसी क्रम में इन्होंने जो है कालपी, झांसी आदि क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया था। शिवाजी के बाद गोरेला युद्ध नीति को बढ़ाने का काम इन्होंने किया, क्योंकि मराठों का ये एक युद्ध करने की परंपरा है जिसको गोरेला युद्ध पद्धति कहा जाता है, जिसमें आमने सामने युद्ध ना करके पीछे से छुप करके वार किया जाता है। तो गोरेला पद्धति को बढ़ाने का काम जो है बाजीराव प्रथम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो दूसरे मुगल बादशाह रहे, पेशवा रहे हैं वालाजी बाजीराव, वालाजी बाजीराव, ये मराठों के तीसरे पेशवा रहे हैं। इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि पानीपत का युद्ध, पानीपत का थर्ड युद्ध, ये महत्वपूर्ण घटना इनके समय की। पानीपत का तृतीय युद्ध, ये युद्ध हो रहा है 1761 में। इसी युद्ध के माध्यम से मराठों की जो है शक्ति कमजोर पड़ती है। यह युद्ध मराठा और एक अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, जिसमें कह सकते हैं कि मराठा और अफगान शासक दोनों बराबर की स्थिति में थे। न तो हम कह सकते हैं कि मराठों की इसमें हार हुई थी और न अफगानों की हार हुई। इस पानीपत के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इसने ये डिसाइड नहीं किया कि भारत पर कौन शासक करेगा, कौन शासन करेगा, लेकिन ये डिसाइड जरूर कर दिया था कि कौन शासक नहीं करेगा। क्योंकि पानीपत, इससे पहले पानीपत के दो युद्ध हुए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। उन दोनों युद्धों ने डिसाइड कर दिया था कि भारत पर सत्ता किसकी होगी। जैसे पहले युद्ध में मुगलों का मामला बना, फिर उसके बाद दोबारा अकबर के द्वारा सत्ता स्थापित की गई। लेकिन इस पानीपत के युद्ध के बारे में कहा जा रहा है कि इसने ये डिसाइड नहीं किया कि भारत पर कौन शासक करेगा, लेकिन ये डिसाइड कर दिया कि कौन शासन नहीं करेगा। क्योंकि मराठा भी पूरी तरीके से पराजित हुए, जो कभी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर पाए। अफगान शासक वो भी पराजित हुए, अफगानों की सत्ता स्थापित नहीं हुई। तो इस युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो किसी की सत्ता स्थापित नहीं हुई, इसीलिए ये लाइन इस युद्ध के बारे में कही जा रही है। मैंने कहा कि इस युद्ध के बाद मराठों का जो राजनीतिक क्षेत्र था वो कमजोर हुआ। लेकिन इसके बाद और पेशवा हैं, जैसे माधवराव,
और माधव राव के बाद जो है नारायण राव, नारायण राव। ये पेशवाओं का सीक्वेंस है, कई बार पूछा जाता है। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और माधव राव। नारायण राव, नारायण राव के बाद जो है माधव राव द्वितीय, माधव राव सेकंड। नारायण राव के टाइम पर ही अंग्रेजों के साथ इन मराठों का संघर्ष शुरू होता है ना, क्योंकि पेशवा के पद को लेकर के आपस में विवाद होता है और इन्हीं में से कुछ लोग जो है पेशवा बनने की चाह रख रहे हैं और इस वजह से अंग्रेजों के पास जाते हैं। तो अंग्रेज और अपने ही आप में मराठों के बीच में संघर्ष की शुरुआत होती है। और इसी संघर्ष में, जैसे अंग्रेजों का मामला क्या है कि अंग्रेज मराठों के साथ क्यों, मराठा के साथ ब्रिटिश या अंग्रेज जो हैं क्यों संघर्ष में हो रहे हैं, तो उसके दो कारण हैं कि एक, ये मराठा जो क्षेत्र है ये कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक। और ब्रिटिश भारत में जो है केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं और उसी क्रम में इस कपास उत्पादन के क्षेत्र को प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा कि ये नारायण राव के बाद कुछ लोगों ने जो है अंग्रेजों को मराठों पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित भी किया और उस समय उनको कुछ धन का लाभ भी दिया जा रहा है, लालच भी दिया जा रहा है। मराठों के कुछ क्षेत्र देने की बात हो रही है, कुछ क्षेत्र मिलने की बात हो रही है। उसी क्रम में अंग्रेज जो है मराठा राज्य के साथ हस्तक्षेप करते हैं और इसी कारण मराठा और अंग्रेजों के बीच में कुछ युद्ध देखने को मिलते हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अगर हम अंग्रेज और मराठों के संघर्ष को देखें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यहां कुछ डेटों के नाम और इनके बीच में हुई संधियां ये ध्यान रखनी है। 1775 से लेकर के 1782 तक ये युद्ध चलेगा। कल हम देख रहे थे इसी क्रम में ब्रिटिश और जो है अपने मैसूर, उनके साथ भी युद्ध चल रहा था। तो इस समय अंग्रेजों को दक्षिण भारत में दो शक्तियों को सामना करना पड़ रहा है, मराठा और जो है मैसूर। इस युद्ध में ब्रिटिश की विजय होती है, मराठों की जो हार होती है। उसके बाद इनके बीच में एक संधि होती है। संधि ध्यान रखना ही है, 1782 में सालबाई की संधि, सालबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालबाई। इस संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त होता है और जिसको पेशवा बनने का वादा किया था उसको पेशवा भी नहीं बनाया जाता, लेकिन ब्रिटिश को जो है मराठों के बहुत से सारे क्षेत्र प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। इसी क्रम में ब्रिटिश और मराठों के बीच में एक युद्ध और है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इन युद्धों की डेट और संधियां महत्वपूर्ण हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के और 1805 के बीच हो रहा है। इस समय पेशवा हैं बालाजी बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड द्वितीय, ये इस समय पेशवा है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में खुद जो पेशवा हैं उन्होंने ब्रिटिश को आमंत्रित किया कि आप हमारी मदद करिएगा, कुछ मराठाओं के जो संघ थे उन्हीं के विरुद्ध में। तो फिर इनके बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में जो पेशवा हैं बाजीराव द्वितीय, इन्होंने लगभग मराठा क्षेत्र को ब्रिटिश के हाथों बेच दिया गया, क्योंकि इस संधि में मराठों ने जो है ब्रिटिश के साथ कई सारे एग्रीमेंट किए थे, कई संधियां की थी। केवल इतना मामला था कि पेशवा का पद बचा रहे और लगभग मराठों का जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश को बेच दिया गया। तो यहाँ जो इनके बीच में संधि, कई सारी संधियां हैं, जैसे सुरजी अर्जन गांव की संधि संधियाओं के साथ हो रही है, देवगांव की संधि भोसलों के साथ हो रही है और राजपुर घाट की संधि ये होलकर, इंदौर के होलकर, उनके साथ हो रही है। तो ये एक मराठों के साथ जो है अपमानजनक संधियां थीं
जिससे लगभग मराठा क्षेत्र ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। और अंतिम रूप से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1818 से लेकर के और 19 के बीच में, ब्रिटिश और मराठों के बीच में, इस युद्ध में मराठों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है और संपूर्ण मराठा क्षेत्र को जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में ले लिया जाता है। तो इस तरीके से मराठों के जो क्षेत्र थे, क्योंकि ब्रिटिश का जो उद्देश्य था आर्थिक लाभ लेना, उन क्षेत्रों पर कब्जा करना, उनका उद्देश्य पूरा होता है। और क्योंकि मराठे कई सारे छोटे छोटे संघ में डिवाइड हो गए थे, वो आपस में लड़ रहे थे, इस वजह से मराठाओं की शक्ति कमजोर हुई। मराठाओं के पराजित होने के कई सारे कारण थे, क्योंकि मराठाओं के पास अपना कोई निजी आर्थिक आय नहीं थी जहाँ से वो अपनी सेना के लिए और सबके लिए थोड़ा सा इनकम कर सकें। दूसरा, मराठों की जो युद्ध परंपरा थी बहुत पुरानी थी, ब्रिटिश के जो आधुनिक हथियार थे उनके सामने ये नहीं टिक पाए। कई कारण थे। मराठा चौथ और सरदेश मुखी के माध्यम से अपने क्षेत्रों में टैक्स वसूलते थे, तो स्थानीय लोगों ने भी मराठों के साथ नहीं दिया, है ना। तो ये मराठों के पराजित होने के कारण थे। इस तरीके से ब्रिटिश का मराठों पर कंट्रोल होता है। यहाँ पर दो टैक्स ध्यान रखने मराठों के प्रशासन के बारे में। एक मैंने कहा कि सरदेश मुखी, सरदेश मुखी, और दूसरा टैक्स है चौथ। चौथ मराठों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले एक प्रकार के कर हैं। ये सरदेश मुखी जो है आय का, इनकम का 10वां हिस्सा हुआ करता था, और ये जो चौथ है ये आय का 1/4वां हिस्सा हुआ करता था। सरदेश मुखी उन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता था, उन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता था जो मराठा राज्य में शामिल नहीं थे, शामिल नहीं थे। और सरदेश मुखी जो चौथ है वो मराठा राज्य से शामिल किया जाता था। ये दरअसल सुरक्षा, इस टैक्स के बदले सुरक्षा देने का वायदा किया जाता था। यदि आप ये टैक्स देते रहेंगे तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। मतलब यही है कि इन दोनों टैक्सों के माध्यम से मराठों के आसपास जो क्षेत्र थे, जो प्रांत थे, वो सारे के सारे प्रांत मराठाओं से घृणा करते थे, नफरत करते थे, क्योंकि एक प्रकार के जबरन तरीके से टैक्स वसूले जा रहे थे। तो सरदेश मुखी और चौथ ये टैक्स ध्यान रखेंगे। एक शब्द है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान अष्टप्रधान तो ये शिवाजी के मंत्रिमंडल, शिवाजी के मंत्रिमंडल में लगभग 8 सदस्य हैं, उन्हीं को अष्टप्रधान कहा जा रहा है। उसमें जो पहला पद है पेशवा का, पेशवा, ये पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करता था, प्रधानमंत्री। एक पद और ध्यान रख लेंगे, सुमंत, सुमंत ये विदेश मंत्री था, विदेश मंत्री था। ठीक, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें ये 2 पद पेशवा और सुमंत का महत्वपूर्ण हुआ करता था। एक शब्द और इतिहास में पढ़ते हैं, वो अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान से मिलता जुलता है। अष्टदिग्गज वो दरअसल विजयनगर साम्राज्य में जो कृष्णदेव राय हैं, उनके दरबार में 8 तेलुगु कवि, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। तो अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान इन दोनों शब्दों में अंतर है। ये शिवाजी के मंत्रिमंडल से संबंधित है। अष्टदिग्गज जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि हैं, उनसे संबंधित है। तो ये मराठाओं का एक संक्षिप्त इतिहास है, जिसमें खासकर यूपीपीसीएस में जो सवाल हैं, क्योंकि युद्ध और उनसे संबंधित डेटें और कुछ नाम, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।